नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका। मैं आज एक नया सेगमेंट शुरू करने वाला हूं और ये सेगमेंट का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको कहानियां सुनाऊंगा एयरक्राफ्ट क्रैशेस की। एयरक्राफ्ट क्रैशेस दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जहां पे हम डिस्कस करेंगे या मैं आपको बताऊंगा कि एयरक्राफ्ट क्रैशेस जो हुए हैं इंडिया में या अब्रोड या अभी तक जितने एयरक्राफ्ट क्रैशेस हुए हैं, मैं सबको एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इनके पीछे की वजह क्या थी, क्या कारण थे जिनके वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैशेस हुए। दोस्तों, तारीख 17 जुलाई 2000 सोमवार, उस साल की सावन की सोमवारी का पहला दिन, पटना के पास का गर्दनी बाग का इलाका, और वहाँ पर जो रिहायशी इलाका है वो काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है। कुछ सरकारी क्वार्टर्स हैं, एक गर्दनी बाग गर्ल्स स्कूल भी है। तो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे, चूँकि जयप्रकाश नारायण पटना एयरपोर्ट के काफ़ी पास हैं, तो उनके लिए हवाई जहाज़ का शोर या हवाई जहाज़ के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय जो शोर होता है थ्रॉटल का या इंजन का, वो शोर एक आम बात होती है। सुबह का करीब 7:30 बजे का समय, वहाँ के बाशिंदे, गर्दनी बाग के बाशिंदे सावन की पहली सोमवारी में मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने दैनिक कार्य में लगे हुए हैं। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ होती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं पटना में हुए अलायंस एयर के 7412 के क्रैश की। आइए शुरू करते हैं। 17 जुलाई 2000 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता से अलायंस एयर की विमान संख्या एलाइट 7412, अलायंस एयर का जो कॉल साइन होता है, जो एटीसी और एयरक्राफ्ट के बीच में जो कॉल साइन यूज़ किया जाता है, वो एलाइड होता है। तो एलाइट 7412 सुबह 6:51 पर कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ लेती है और पटना और लखनऊ में स्टॉप ओवर होने के बाद दिल्ली इसका लास्ट स्टॉपेज होता है इस रूट पर। तो नॉर्मली ये दिल्ली के लिए उड़ान भरती है, बीच में इसे पटना होना होता है, फिर लखनऊ होना होता है। उड़ान भरने के बाद कोलकाता एटीसी फ्लाइट को पटना का रूट बताती है, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और 7:12 तक ये कोलकाता के एरिया कंट्रोल के अंतर्गत रहती है। एरिया कंट्रोल यानी एक एयरपोर्ट पर एक लोकल एटीसी होता है जो लोकल लैंडिंग, टेक ऑफ और उसके आसपास के कंट्रोल करता है। लेकिन एक एरिया कंट्रोल होता है जो पूरे रीजन को कवर करता है और वो एक रीजन से दूसरे रीजन को फ्लाइट हैंडओवर करता है या विद इन रीजन में किसी एयरपोर्ट से फ्लाइट को टेक ओवर करता है और किसी और एयरपोर्ट को हैंडओवर करता है। तो ये एरिया कंट्रोल काम होता है जिसके अंतर्गत कई एयरपोर्ट आ सकते हैं। तो 7:12 पर जब एयरक्राफ्ट एरिया कंट्रोल पर रहता है तो एयरक्राफ्ट कोलकाता एरिया कंट्रोल को बताता है कि वो सारेक SAREK सारेक पर रिपोर्ट करता है 7:12 पर। सारेक एक रडार रेफरेंस पॉइंट है, ये कोई जगह नहीं है, ये एक रडार रेफरेंस पॉइंट होता है। जो एयरक्राफ्ट किसी एयरपोर्ट से जब दूसरे एयरपोर्ट तक जा रहे होते हैं तो इन्हें एक रूट फॉलो करना पड़ता है और इन रूट में अलग अलग रडार रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिनको इन्हें फॉलो करना पड़ता है और रिपोर्ट करना पड़ता है और वापस एटीसी को बताना पड़ता है, या एटीसी इन्हें बताता है कि आप इन रडार रेफरेंस पॉइंट्स का, जिनका अलग अलग नाम होता है, उन पर रिपोर्ट करते हुए आपको जाना है, उनको फॉलो करते हुए जाना है। तो उसी तरीके से ये फ्लाइट भी 7412 भी सारेक पर, चूँकि पटना से जाना रहता है तो उसके बीच में सारेक से होते हुए इसका रूट जाता है। तो सारेक पर रिपोर्ट करती है 740712 पर 7:12 पर
सारेक पर रिपोर्ट करती है और कोलकाता एरिया कंट्रोल से पटना एटीसी पर चेंज ओवर करती है। कोलकाता एरिया कंट्रोल ये भी बताता है कि आप चूँकि पटना एयरपोर्ट पे जाने वाले हैं तो आपको अब डिसेंड की ज़रूरत पड़ेगी और डिसेंड करने के लिए उस एरिया में आपके रूट में कोई दूसरा ट्रैफिक यानी कि कोई और फ्लाइट नहीं है। आपके लिए इसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने वाली है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं और इसके साथ पटना एरिया कंट्रोल को हैंडओवर कर देता है। फ्लाइट 7:13 पर, चूँकि 7:12 पे कोलकाता से हैंड ओवर कर लेती है तो 7:13 पे वो पटना एटीसी से कांटेक्ट करती है और पटना में अपना ETA 7:13 पे पटना में अपना ETA 7:36 दर्ज कराती है। यानी जब वो पटना ATC से बात करती है अपना ETA बताने के लिए, तब उस समय हो रहा होता है 7:13 और ETA पटना का 7:36 बताती है। पटना ATC फ्लाइट को रनवे 25 के प्रोसीजरल आर्क अप्रोच के लिए क्लियर करता है। आर्क अप्रोच एक तरह का प्रोसीजर अप्रोच होता है जो हर एयरपोर्ट के लिए अलग अलग होता है। रनवे की जो बियरिंग्स होती हैं, रनवे का जो डायमेंशन होता है, किस डायरेक्शन में है, उस पर डिपेंड करता है। तो चूँकि पटना में 25 रनवे पर उसे आना होता है और कोलकाता से वो उड़ा होता है तो उसे एक आर्क अप्रोच लेकर के आना होता है। चूँकि एयरक्राफ्ट को किसी भी जब रनवे पे आना होता है तो उसे रनवे की लेंथ में कुछ दूर पहले ही 25 माइल के आसपास उसे सीध में, रनवे के सीध में आ जाना पड़ता है, तो इसलिए उसे आर्क अप्रोच करके आना होता है। पटना ATC फ्लाइट को अपने जो एयरपोर्ट के करंट वेदर कंडीशन, जिसे मेटार भी कहा जाता है, बेसिकली इसे मेटार ही कहा जाता है, लेकिन मेटार का अर्थ जो भी मेटेरोलॉजिकल जो भी कंडीशंस है एयरपोर्ट की, विंड डायरेक्शन कितनी है, ड्यू पॉइंट कितना है, टेम्परेचर कितना है, क्लाउड्स कैसे हैं, विजिबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें और प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें ATC पायलट को बताता है और इस टोटल मैसेज को एक लाइन में बोला जाता है जिसे मेटार कहा जाता है। मेटार बताने के बाद पटना ATC फ्लाइट को 7,500 फीट पर आने के लिए क्लियर कर देता है। यानी पटना ATC फ्लाइट कहता है कि आप 7,500 फीट तक आइए, आप क्लियर हैं, आप आ सकते हैं। और फ्लाइट को 25 DME मतलब डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट होता है जो एयरक्राफ्ट और रनवे या एयरपोर्ट की दूरी बताता है। ठीक है, यहाँ पे चूँकि दूरी हम सीधा नहीं नाप सकते, इसलिए DME में जो नंबरिंग आती है उसे DME रीडिंग कहते हैं और उस DME रीडिंग के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर पटना ATC 7,500 फीट पर आने के लिए कहता है और फ्लाइट को 25 DME पर आने के लिए निर्देश देता है, भाई आप 25 DME पर आ जाइए। चूँकि उसे आगे भी और प्रोसीजर करने होते हैं तो पहले उसे 7,500 फीट पर आने के लिए कहता है। 7,500 फीट आने के बाद उसे और भी फर्दर डिसेंड करना होता है। 7:26 पर फ्लाइट 25 DME पर रिपोर्ट करती है। 7:26 पर फ्लाइट बताती है कि भाई मैं 25 DME पर आ गई हूँ या आ गया हूँ। इसके बाद फ्लाइट 4,000 फीट पर डिसेंड करती है और ATC इसे 13 DME पर रनवे 25 के लिए आर्क अप्रोच करने के लिए रिपोर्ट करने को कहती है। अब 7:31 पर ATC फ्लाइट को 1700 फीट पर आने के लिए निर्देश देती है, यानी फर्दर और 4,000 फीट से और नीचे आने के लिए कहती है 1700 फीट पर, ताकि फ्लाइट अप्रोच पाथ के 3 डिग्री जो एलिवेशन है उसको मेंटेन कर सके। 3 डिग्री का जो डिसेंड रेट होता है रनवे के टच डाउन से और फ्लाइट के जहाँ से फ्लाइट अप्रोच शुरू करता है रनवे के लिए फाइनल से, उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है वहाँ तक आने के लिए कहता है। इसे रनवे 25 पर लैंड करना होता है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे
रनवे 25 पर लैंड करने के लिए पहले से निर्धारित किया गया रहता है। अब समय होता है 7:32:30। एयरक्राफ्ट पटना ATC को बताती है कि वो एक 360 डिग्री लेना चाहती है। 360 डिग्री क्या होता है दोस्तों? 360 डिग्री जैसे एक गोल, लेकिन यहाँ पर 360 डिग्री का मतलब होता है कि जब फ्लाइट आ रही होती है, अप्रोच कर रही होती है, तो अप्रोच करने के समय यहाँ पर वो एक गोल चक्कर लेती है हवा में ही, ताकि अपना जो भी रूट में करेक्शंस है उसको वो अटेंड कर पाए, थोड़ा उसे लैंडिंग के लिए जो कम समय होता है उसमें थोड़ा और वो समय ले पाए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। ये एयरक्राफ्ट 360 डिग्री इसलिए करती है क्योंकि जिस अप्रोच पाथ पर इसे एयरक्राफ्ट क्लियर करता है 1700 फीट पे, वहाँ पर ये अप्रोच से थोड़ी हाइट पे होती है। जिस हाइट पर इसे अप्रोच करना होता है उस अप्रोच हाइट से ये थोड़ी ऊपर होती है, तो उस करेक्शन के लिए कि वापस उस हाइट पे आ जाए, ये 360 डिग्री का एक टर्न लेती है। पटना ATC पूछता है क्लियर करने से पहले कि भाई आप क्या एयरक्राफ्ट को एरोड्रम दिखाई दे रहा है, क्या एरोड्रम विजिबल है, जिसका ताकीद या जिसको कंफर्म एयरक्राफ्ट करती है, एयरक्राफ्ट के पायलट करते हैं कि हाँ उन्हें एरोड्रम दिखाई देता है। एयरक्राफ्ट इसे कंफर्म करता है। एयरक्राफ्ट को ATC 360 डिग्री की 360 डिग्री करने के बाद रनवे 25 पर फाइनल आने के लिए कहते हैं। अब फाइनल क्या होता है दोस्तों? जब एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला होता है तो एक होता है अप्रोच, यानी उस रनवे की सिधाई में आना या लैंड करना या उसके लिए एकदम बराबर रेक एक सीध में आना, ये तो हो गया अप्रोच। लेकिन फाइनल यानी जब सब कुछ कर लिया गया होता है और फ्लाइट बस डिसेंड करके एक स्लोप में डिसेंड करके 3 डिग्री के एंगल पे बस डिसेंड करके और सीधा रनवे को टच कर रहा होता है, कोई ज़्यादा दाएं बाएं लेफ्ट राइट या करेक्शन कुछ नहीं करना होता है, तो उसे फाइनल कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि एयरक्राफ्ट सीधा उस रनवे पर आने के लिए अब तय है, वहीं पर उतरने के लिए अब लैंड करने वाला है या सीधा 3 डिग्री का स्लोप वो ले रहा है, तो इसे फाइनल आना कहते हैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट लोकलाइजर पे आ गया होता है। लोकलाइजर किसी भी रनवे में आने के लिए एक इक्विपमेंट है जो बताता है कि एयरक्राफ्ट किस रनवे पर आ रहा है। उस लोकलाइजर में वो एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट लगे होते हैं जो उस, जैसे रनवे 25 हो गया तो वो 25 रनवे लोकलाइजर जो है वो एयरक्राफ्ट को पता चलता है कि हम रनवे 25 लोकलाइजर पर आ चुके हैं और यहीं पर हमें लैंड करना है, यहीं पर हमें जाना है। 7:32:40 पर फ्लाइट द्वारा इस मैसेज को एक्नॉलेज किया जाता है कि हमें रनवे 25 पर आना है 360 डिग्री एक करने के बाद, और ये आखिरी बातचीत होती है दोस्तों। इसके बाद चूंकि फ्लाइट अप्रोच में हो रही होती है तो इतनी दूर होती नहीं। कोई भी फ्लाइट जब अप्रोच एकदम फाइनल में आ गई होती है 13 DME में तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती, चूँकि ये एक शेड्यूल फ्लाइट थी और नॉर्मल कंडीशंस में एयरपोर्ट में जो ATC होते हैं जो हैंडल कर रहे होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि सो एंड सो फ्लाइट जो शेड्यूल है वो फाइनल में आ रही है या फाइनल आ चुकी है या लैंड कर रही है या अप्रोच में। चूँकि ये शेड्यूल फ्लाइट थी तो जो भी ATC कर्मी हैं या जो भी हैं उन्हें दूसरे कर्मी उन्हें मालूम होता है कि फ़्लाइट आने वाली होती है और वो इसके लिए तैयार होते हैं और उन्हें एयरक्राफ्ट दिख रहा होता है। चूँकि ATC ऊंचाई पे होता है तो ऊंचाई से सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। वो एयरक्राफ्ट को देख रहे होते हैं कि एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा है। तभी उन्हें दिखता है कि एयरक्राफ्ट दाएं बाएं करता हुआ बाएं की तरफ जाता है और पटना से जो अप्रोच रनवे है 25 वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे कुछ दूरी पे गर्दनी बाग इलाके में पेड़ों के झुरमुट के पीछे चला जाता है और अचानक वहाँ से धुआं उठता दिखता है। ATC कई बार कॉल करता है, लगभग 6 बार कॉल करता है और कोई जवाब न मिलने पर तुरंत जो इमरजेंसी प्रोसीजर है उसको फॉलो करता है। अब यहीं पर
हर एयरपोर्ट में एआई के, चूँकि पटना एयरपोर्ट भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हैंडल होता है, तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है वहाँ पर एयरपोर्ट फायर सर्विस होती है। एयरपोर्ट फायर सर्विस के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई फ़्लाइट फाइनल में आ रही होती है तो उनके यहाँ जो सेफ्टी व्हीकल्स होते हैं, जो फायर सर्विस की गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें वो रेडी कंडीशन में रखते हैं, स्टार्ट कंडीशन में रखते हैं। जैसे ही फ़्लाइट आ रही होती है ये भी स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पहले से इनके पास ETA होता है कि सो एंड सो 7412 आने वाली है, अप्रोच में है, इतने बजे का ETA है। तो जो फायर क्रू होते हैं वो गाड़ी में एकदम रेडी होते हैं और सब रेडी होके गाड़ी को बाहर निकाल के और वेट कर रहे होते हैं, और उन्हें भी फ़्लाइट दिखती है। अब पटना एयरपोर्ट पे जो भी मेरे सहकर्मी हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, मैंने भी उनसे इस मैटर पे इस वीडियो से पहले बात की थी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ, उस दिन जो फ्लाइट थी जब वो लैंड करने वाली थी तो सब रेडी थे और फ्लाइट आते हुए इन्होंने भी देखी, लेकिन तभी अचानक ये फ्लाइट अचानक बाएं तरफ मुड़ जाती है और गर्दनीबाग इलाके की तरफ क्रैश हो जाती है पेड़ों के पीछे, और ये सब देखते हैं कि धुआं उठ रहा है। ये बिना देर किए ATC अपना प्रोसीजर करती है, फायर बेल बजाती है, सायरन बजाती है और कॉल भी करती है, अनाउंस भी करती है कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई है। लेकिन फायर सर्विस के जवान, जो भी फायर सर्विस के उस समय कर्मी होते हैं, उन्होंने चूंकि ये घटना अपनी आंखों से देखी होती है तो बिना किसी देर के एकदम से अपनी सभी गाड़ियों को लेकर निकल जाते हैं और जो बाहर के ट्रैफिक नॉर्मल जो रोड होती है बाहर से होते हुए वहाँ से गर्दनीबाग इलाके में पहुँचते हैं और तुरंत पहुँचकर अपना रेस्क्यू वर्क स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट जो होती है वो गर्दनीबाग इलाके के रोड नंबर 29 में क्वार्टर नंबर 6 और 8 पर गिरी होती है और उन्हें पूरी तरह डैमेज कर दिया होता है। इसमें क्वार्टर में रहने वाले कुछ लोग भी हताहत होते हैं और क्वार्टर नंबर 9 की छत डैमेज हुई रहती है, क्योंकि फ़्लाइट जब आ रही होती है तो उस छत के कुछ हिस्से को ये डैमेज कर दी होती है। कई सारे पेड़ इसमें डैमेज होते हैं, जिसमें आम के पेड़ होते हैं, कई सारे आम के पेड़, और एक आम के पेड़ से लड़के इसका एक विंग भी टूट गया रहता है और वहीं पर उस आम के पेड़ के पास ही पाया जाता है। इस एयरक्राफ्ट क्रैश का जो एरिया होता है वो 100 स्क्वायर फीट यानी 100 फीट बाई 100 फीट का एक इलाका होता है। अब चूँकि क्रैश हो गया रहता है, सारे प्रोसीजर होते हैं, सारी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है, DGC इस पर इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी के बाद सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। इसमें प्राइमरी सस्पेक्ट जो होता है वो होता है जो रडर का मेन पावर कंट्रोल यूनिट होता है, उससे इस पर बार बार लोगों का शक जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स का शक जाता है कि ज़रूर इसी में कुछ गड़बड़ है। चूँकि फ़्लाइट जब आ रही होती है तो अचानक से दाएं बाएं मुड़ना, किसी भी फ्लाइट को दाएं बाएं मुड़ने में सबसे अहम भूमिका वो रडर का होता है। रडर वो हिस्सा होता है जो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, एयरक्राफ्ट के ऊपर जो एक ऐसे खड़ा कॉलम होता है उसे रडर कहते हैं। वो रडर ऐसे ऐसे मूव करता है और वही दिशा तय करता है कि एयरक्राफ्ट बाएं जाए या दाएं जाए, वो उसके द्वारा ही तय किया जाता है या उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो रडर के मेन पावर कंट्रोल यूनिट पर ही सारा शक जाता है और इसी पर मेन इन्वेस्टिगेशन भी फोकस होता है। लेकिन DGCA इस पर कई सिमुलेशंस भी करते हैं। बोइंग जिस एयरक्राफ्ट होता है, बोइंग 737-200 सीरीज़ का एयरक्राफ्ट होता है, बोइंग कंपनी भी इस पर कई सारे अपने सिमुलेशंस करती है, एनालिसिस करती है और उनके जो डेटा आते हैं सारे कुछ वो अपने सामने रखते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट जो क्रैश होता है वहाँ रेस्क्यू साइट से, क्रैश साइट से इसके ब्लैक बॉक्स को भी निकाला जाता है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है दोस्तों? ब्लैक बॉक्स बेसिकली दो कंपोनेंट्स को मिला करके एक ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। दो कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट होता है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और दूसरा होता है FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। CVR और FDR को एक साथ एक नाम देके ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये ब्लैक कलर का नहीं होता है दोस्तों, पहले ये शायद ब्लैक कलर का हुआ होता होगा पहले जब ये बना होगा, लेकिन
अभी नॉर्मल सिचुएशंस में ये ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर का होता है ताकि दूर से पहचाना जा सके, और ये काफ़ी हार्ड होता है। ये नॉर्मल इम्पैक्ट या नॉर्मल फायर से इसमें कोई हानि नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई नुकसान इसमें नॉर्मली नहीं होता है। और बहुत सीवियर इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो भी इसमें बहुत कम नुकसान की गुंजाइश होती है। ये बहुत ही सेफ और सिक्योर बनाया जाता है। तो इसको निकाला जाता है, इसको निकालने के बाद इसका एनालिसिस किया जाता है, सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो सबसे लास्ट में पता चलता है, जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डीजीसी द्वारा सबमिट की जाती है, तो पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश होता है एक छोटी सी गलती के कारण, या एक घटना के कारण, जिसे कहते हैं स्टॉल होना। स्टॉल क्या होता है? ये एक ऐसा मोमेंट होता है, ऐसा समय होता है जब एयरक्राफ्ट में सब कुछ होता है लेकिन उसे लिफ्ट नहीं मिल रहा होता है। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट जब उड़ रहा होता है तो वो हवा के बल के कारण उड़ रहा होता है, और वो बल उसे नहीं मिल रहा होता। उड़ता तो है लेकिन वो बल उसे मिल नहीं रहा होता है, तो बस वो एक गिरती हुई पतंग के समान नीचे चला आता है। इसे स्टॉल कहते हैं। भले उसमें सारी पावर होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो पावर उसे लिफ्ट नहीं देती है, ऊपर की तरफ नहीं उठने में मदद करती है। इसे स्टॉल कहते हैं। तो बाद में पता चलता है कि ये स्टॉल हो जाने के कारण ये क्रैश होता है। अब इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो पता करते हैं कि भाई ये एयरक्राफ्ट स्टॉल कैसे होता है। तो धीरे धीरे जब सीवीआर और एफडीआर के और डेटाज निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि फ्लाइट जब अप्रोच हाइट से ज़्यादा होती है और 360 डिग्री लेने वाली होती है, उससे पहले ही एयरक्राफ्ट के थ्रॉटल यानी जिसे आप नॉर्मल भाषा में एक्सेलरेशन कहते हैं या पावर कहते हैं, थ्रॉटल यूनिट को आइडल पे करके रखती है। आइडल यानी जो नॉर्मल स्थिति होती है उस पर, ताकि एयरक्राफ्ट में मिनिमम पावर मिले और एयरक्राफ्ट स्पीड तो रहे लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप नीचे चली आए। क्योंकि जब हम ज़्यादा पावर देंगे तो एयरक्राफ्ट में ज़्यादा पावर होगी और वो स्पीड हाइट मेंटेन करके रखेगी और स्पीड भी मेंटेन करेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि लैंड करना था तो जो पायलट्स थे उन्होंने इसके स्पीड को, थ्रॉटल को आइडल कर रखा था। और बाद में जब ये 360 डिग्री ले रहे होते हैं तब ये कुछ और इनसे छोटी मिस्टेक या ये कहिए कि अनदेखियां हो जाती हैं, और जिसमें फ्लैप कंट्रोल भी होता है। फ्लैप्स क्या होते हैं? फ्लैप्स एयरक्राफ्ट के विंग्स पे एक यूनिट्स लगी होती हैं 2-3, उसमें से एक यूनिट ये भी होती है जो एयरक्राफ्ट को एयर ब्रेकिंग यानी हवा के द्वारा रुकने में भी मदद करते हैं, स्पीड को कम करने में मदद करते हैं या विंग एरिया को कम करने में मदद करते हैं। तो ये बेसिकली फ्लाइट कंट्रोल का एक हिस्सा है और इसमें भी 2-3 पोजीशंस होते हैं जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो शुरुआत में तो ये फ्लैप 40 पोजीशन पे होता है, 40 की एक पोजीशन होती है उस पे होता है और थ्रस्ट आइडल होता है। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो फ्लाइट रिकॉर्डिंग होती है, जो सीवीआर होता है, उससे ये पता चलता है कि जब एटीसी इनसे कहता है कि आप 360 डिग्री के लिए क्लियर हैं और उसके बाद आप 25 पे अप्रोच करिए, लेकिन आपको एरोड्रोम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तब जो कैप्टन्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उनका ध्यान पूरा का पूरा शायद एरोड्रोम को देखने या लोकेट करने की तरफ होता है, और ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा थ्रॉटल आइडल है, और ये फ्लैप्स को 40 से 15 की पोजीशन पे लेके चले आते हैं या उसका आदेश देते हैं। इस बीच में बोइंग एयरक्राफ्ट में एक वार्निंग सिस्टम होता है, वो उसे कहते हैं स्टिक शेकर। स्टिक यानी जो कंट्रोल कॉलम होता है बोइंग एयरक्राफ्ट में। एयरबस में एक जॉयस्टिक होता है छोटा, जैसे आपने गेम वाला जॉयस्टिक देखा होगा, वैसा ही एक जॉयस्टिक होता है, एक छोटी सी डंडी होती है जिसके द्वारा एयरक्राफ्ट के मैन्यूवर को मैनेज किया जाता है। लेकिन बोइंग के एयरक्राफ्ट में एक कंट्रोल कॉलम होता है, जैसे स्टीयरिंग होता है तो हाफ स्टीयरिंग के टाइप का एक होता है और वो बीच में होता है, फ्रंट पोजीशन पे होता है। जब एयरक्राफ्ट स्टॉल होने वाला रहता है तो उसके बहुत देर पहले जो फ्लाइट कंप्यूटर्स होते हैं वो इस बात को असेस कर लेते हैं कि ये फ्लाइट अब स्टॉल में जाने वाली है, तो वो पहले ही हिलने लगता है, एक
धड़धड़ाहट होती है, जिससे पायलट को पता चलता है कि ये धीरे धीरे अब स्टॉल मोड में जा सकता है या जा रहा है, और एयरक्राफ्ट के पायलट्स को ये टाइम देता है कि आप इसको रिकवर कर लीजिए, जिसका प्रोसीजर पहले से बोइंग के मैनुअल में दिया हुआ रहता है कि भाई अगर आप स्टॉल पोजीशन पे जाने वाले हैं तो आप ये कर सकते हैं, या XYZ अलग अलग चीज़ें उसमें दी हुई रहती हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जब ये हो रहा होता है तब पायलट से ये चूक हो जाती है और ये वो प्रोसीजर नहीं फॉलो कर पाते हैं। चूँकि स्टॉल में जाने के लिए मिनिमम स्पीड से भी ये नीचे जा चुके होते हैं और फ्लाइट स्टॉल हो जाती है। अब इनके पास रिकवरी करने का कोई जगह नहीं होता। ये थ्रॉटल तो फुल कर देते हैं, लेकिन हड़बड़ी में ये थ्रॉटल को फुल कर देते हैं, लेकिन जो फ्लैप है ये 15 तक कर चुके होते हैं, तो फ्लैप 15 की पोजीशन में चला गया होता है। अब ये कितना भी थ्रॉटल दे दें, लेकिन चूंकि विंग एरिया इनके पास कम होता है, इसलिए इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। चूंकि फ्लैप ऊपर होता है, फ्लैप 15 की पोजीशन पे होता है, तो इनके पास सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे इनको जो हवा का दबाव होता है विंग्स के ऊपर वो इनको नहीं मिल पाता, जिससे एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाता है और लड़खड़ाते हुए हवा में, कलाबाजियाँ तो नहीं खाता बट लड़खड़ाते हुए और रनवे से बाईं ओर जा करके 2 किलोमीटर के पास गर्दनी बाग स्कूल के पीछे सरकारी आवास का जो परिसर है वहाँ पर ही क्रैश हो जाता है। लगभग सभी पैसेंजर मारे जाते हैं, इसमें हताहत होते हैं, और एक पैसेंजर इसमें बहुत ही कम चोटों के साथ वो बाहर निकल जाता है। कुछ प्राइमरी मेडिकेशन दिए जाते हैं, उसको उपचार दिया जाता है और वो सही सलामत बच जाता है। कुछ लोग इसमें इलाज के दौरान हताहत हो जाते हैं, जिनको एयरपोर्ट की एम्बुलेंस सर्विस द्वारा ले जाया जाता है। एयरपोर्ट की फायर सर्विस जिन्होंने ये क्रैश होते हुए देखा था, वो एयरपोर्ट से इस क्रैश साइट तक रिपोर्ट के अनुसार 5 से 6 मिनट के अंदर पहुंच गए रहते हैं। स्टेट की फायर सर्विस और स्टेट की मशीनरी भी आते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सिचुएशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं उनको अपने काम करने में बहुत कठिनाई आती है। लेकिन फिर भी इसमें एयरपोर्ट के फायर सर्विस के जो भी अधिकारी रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। कुछ समस्याएं इसमें आती हैं जो कि रिपोर्ट्स में भी है, बट फिर भी सबको अपने काम के लिए इसमें सराहना दी जाती है। ये था दोस्तों पटना में हुए अलाइट 7412 के क्रैश की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, मेरे सुनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आगे भी मैं आपको दूसरी एयरक्राफ्ट क्रैशेस की कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी इसमें आपको सही लगता है, जो गलतियाँ हुई हैं, जो कमियाँ हैं, उस पर ज़रूर कमेंट करें और मेरे इस प्रयास को सराहना दें। धन्यवाद।